उत्तराखंड में सुगम हुई दुर्गम राहें, बेहतर कनेक्टिविटी ने बढ़ाई उत्तराखंड के विकास की रफ्तार। इससे लगातार बढ़ती पर्यटकों की संख्या से राज्य के पर्यटन उद्योग को भी मिल रही है मजबूती और होम स्टे बन रहे हैं पर्यटकों के ठहरने के पसंदीदा पड़ाव। अब उत्तराखंड में होम स्टे लगभग हर गांव में उसकी बात पहुंच चुकी है। मुझे उत्तराखंड के लोगों से बात करने का मौका मिला था, जो बहुत सफलता के साथ होम स्टे चला रहे हैं, और मुझे विश्वास है उत्तराखंड होम स्टे बनाने में, सुविधाओं के विस्तार में पूरे देश को एक नई दिशा दिखा सकता है। उत्तराखंड सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करते हुए राज्य में होम स्टे योजना को प्रोत्साहन दे रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना के संचालकों को भवन निर्माण के लिए उपलब्ध करा रही है आर्थिक सहायता, जिसमें पर्वतीय क्षेत्रों के लिए कुल लागत का 33% व मैदान के लिए 25% दिया जा रहा है अनुदान। पहाड़ की खुशनुमा आबो हवा के बीच बने होम स्टे में जैविक उत्पादों से बने स्वादिष्ट व्यंजन पर्यटकों को खूब भा रहे हैं। इससे ग्रामीणों को घर पर ही रोजगार मिलने से आर्थिकी भी हो रही है मजबूत। नए विजन और नए सृजन के साथ आगे बढ़ रही है उत्तराखंड सरकार। नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बागेश्वर पहुंचे सीएम धामी ने कांडा महोत्सव को बताया एकजुटता का प्रतीक। कहा स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार कर रही बेहतर प्रयास। दून से दिल्ली तक गूंजा कांग्रेस में मचा घमासान का मुद्दा। हरदा के बयानों के बाद डैमेज कंट्रोल में जुटी कांग्रेस, दिल्ली तलब किए गए दिग्गज। चुनावी माहौल के बीच सियासी घमासान पर बीजेपी का वार। हरदा समेत पार्टी को लिया निशाने पर, कहा आपसी अंतर्कलह से झटपटाई कांग्रेस। और विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियों में जुटा आयोग। कोरोना के मद्देनजर 135 नए मतदान केंद्र बनाएंगे। 2 किलोमीटर से ज्यादा पैदल नहीं चलेंगे वोटर्स। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से, और बात सबसे पहले सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। बागेश्वर दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांडा महोत्सव का शुभारंभ किया। इस दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। उन्होंने कहा कि इस तरह के महोत्सव एकजुटता का प्रतीक हैं। सीएम ने कांडा महोत्सव को 2 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर बेहतर सेवा देने का भी वादा किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि राज्य निर्माण में कांग्रेस कभी खुलकर पक्षधार नहीं रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि उत्तराखंडियत की बात करने वाले नेता उत्तराखंड को केंद्र शासित राज्य बनाने के पक्ष में थे, और अब कांग्रेस के प्रति जनता में विश्वास खत्म हो गया है, जिसकी वजह से कांग्रेस झटपटाती नजर आ रही है। इस चुनाव की दृष्टि से शायद लड़ाई हार कर और इस प्रकार एक हारे हुए युद्ध में छटपटाहट जैसी नजर आ रही। मित्रों, आज कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार पिछले 5 वर्षों में विधानसभा के अंदर 11 विधायक होने के बावजूद 10 से ज्यादा गुट वहां नजर आ रहे थे। नेता प्रतिपक्ष को विधानसभा में, प्रदेश अध्यक्ष को जनता के बीच में ना बोलने देना, ये कांग्रेस की सबसे बड़ी फूट और टूट इस प्रकार से 5 साल में नजर आई है। कांग्रेस ने इस 5 साल में जो एक विपक्ष का उन्हें जनादेश मिला था, उसे निभाने में केवल नाकामी नहीं हुए, अपितु जनता के बीच में एक विपक्ष के तौर पर जो एक विश्वास अर्जित करना चाहिए था, उस विश्वास अर्जित करने में भी वो फेल रहे हैं, नाकाम रहे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस में मचा घमासान अब दिल्ली तक पहुंच चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के ट्वीट के बाद कांग्रेस डैमेज कंट्रोल में जुट चुकी है। कांग्रेस के कई बड़े नेता दिल्ली तलब किए गए हैं। वहीं अपने बयानों के बाद खुद हरदा कवर अप करते भी नजर आ रहे हैं। उन्होंने एक और ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि मेरे ट्वीट से भाजपा और आपको इतनी मिर्ची लगेगी वो नहीं जानते थे।
वहीं सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने हरीश रावत से बातचीत की है और कल यानी कि शुक्रवार को हरदा दिल्ली में तलब किए गए हैं। बता दें कि एक पूर्व निर्धारित बैठक में वो शामिल होंगे। हालांकि हरदा के बयानों के बाद कांग्रेस अब खुद को असहज महसूस कर रही है। कांग्रेस भी दबी जबान में ये मान चुकी है कि संगठन में कुछ मसलों पर असहमति बनी हुई है, जिसकी वजह से हरीश रावत नाराज चल रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बयान के बाद अब कांग्रेस से प्रतिक्रिया भी सामने आई है। कांग्रेस की गढ़वाल मीडिया प्रभारी गरिमा महार का कहना है कि हरीश रावत ने सिर्फ अपने मन की बात सबके सामने रखी है और जो कुछ भी उनके मन में नाराजगी है, पार्टी हाईकमान उसे दूर करने की कोशिश करेगा। गरिमा के इस बयान से अब स्थिति साफ हो गई है कि कहीं ना कहीं हरदा संगठन से नाराज चल रहे थे, उनकी नाराजगी को अब दूर करने की कोशिश की जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये तूफान केवल दिखाई दे रहा है, अंदर कुछ नहीं है। अंदर सिर्फ इतना है कि 7-7.5 साल से देश मोदी जी की मन की बात सुन रहा था। अब एक बार माननीय हरीश रावत जी ने भी सोचा कि वो अपने मन की बात कह लें, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें इतना बखेड़ा खड़ा करने की ज़रूरत है या इसको इतने राजनीतिक चश्मे से देखने की ज़रूरत है। जब बड़ा परिवार होता है तो सबकी सोच अलग होती है और हर व्यक्ति अपनी सोच के हिसाब से काम को क्रियान्वयन करता है। ऐसे में किसी का हर्ट हो जाना या किसी की भावनाएं आहत हो जाना भी लाजमी है। और जब बड़ा आयोजन होता है या चुनाव का समय है, सब लोग प्रेशर में हैं, ऐसे में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो जाता है। और मुझे पूरा विश्वास है अपने संगठन पर, अपने नेतृत्व की परिपक्वता पर कि वो एक समन्वय की स्थिति उत्पन्न कर लेंगे, एक बीच का रास्ता निकालेंगे। वहीं हरीश रावत के बयान पर भाजपा चुटकी लेती नजर आ रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा है कि कांग्रेस में हमेशा ही अंदरूनी कलह देखने को मिलती रहती है। कांग्रेस ने कभी राज्य हित में नहीं सोचा और 2022 की लड़ाई के मैदान में कांग्रेस पहले ही खुद को बाहर कर चुकी है। वही बता सकते हैं क्योंकि उनका पार्टी का मामला है, इंटरनल मामला है। लेकिन राज्य के हित में जिस प्रकार से किया है लगातार 5 वर्षों में, वो राज्य का उन्होंने कभी सोचा नहीं। ये उनका मामला है, हमें तो क्या, हम तो अपनी जो हमने रोड मैप बनाया था तैयारी पर आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस अपने आप को लड़ाई से बाहर पहले ही मान चुकी है। वहीं हरदा के बयानों पर कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हरीश रावत खुद को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए जाने के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल खेल रहे हैं और प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव द्वारा राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कहे जाने से हरदा नाराज हैं। इसके साथ ही हरक सिंह रावत ने कहा कि हरीश रावत एक अच्छे नेता हो सकते हैं, लेकिन एक अच्छे नेतृत्व वाले नेता नहीं। उनके बयानों के बाद कांग्रेस पूरी तरह से बिखर चुकी है। लेकिन जब उनके प्रभारी देवेंद्र यादव जी का और उनके राष्ट्रीय नेतृत्व के लगातार बयान आया कि कांग्रेस सामूहिक रूप से चुनाव लड़ेगी, सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं और इधर उनका जो कांग्रेस में विरोधी धड़ा है वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर उन पर एक तरह से आक्रामक रहता है। तो उससे मुझे लगता है कि हरीश रावत जी को लग रहा है कि शायद अगर वैसे तो कांग्रेस सरकार आ नहीं रही है, लेकिन अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो उन्हें लगता है कि शायद कांग्रेस उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। 2022 की बिसात में अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। अगले साल शुरुआत में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कोरोना के बढ़ते नए वायरस यानी ओमिक्रॉन को देखते हुए सतर्कता बढ़ती जा रही है। ऐसे में चुनाव आयोग ने तैयारियों को पुख्ता करने के लिए अपनी कमर कस ली है। व्यवस्थाएं कुछ इस तरह से रहेगी कि कोई भी वोटर्स 2 किलोमीटर से ज्यादा पैदल नहीं चलेगा। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड में चुनावी दल तैयारियों में पूरी ताकत झोंक रहे हैं, तो धीरे धीरे कोरोना के नए वायरस ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद सरकार और प्रशासन भी सतर्क हो गया है। ऐसे में अगले साल शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने तैयारियों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। आयोग ने इस बार इस बात का ख्याल रखा है कि मतदान स्थल तक पहुंचने के लिए किसी भी वोटर को प्राकृतिक बाधाओं का जोखिम न उठाना पड़े। इसके साथ ही कोरोना के मद्देनजर भी मतदान स्थल में अधिकतम 1200 वोटर्स को ही वोट डालने का अधिकार होगा।
ग्रामीण स्थलों में एक भवन में अधिकतम 2 और शहरी इलाकों में एक भवन में 4 से ज्यादा मतदान केंद्र स्थापित नहीं किए जाएंगे और प्रवेश और निकासी के लिए अलग अलग द्वार होंगे। चुनाव आयोग ने इस बार 635 नए मतदान स्थल चिन्हित और 12 समायोजित किए हैं। आपको बता दें कि चुनावों में 11,024 मतदान स्थल थे, लेकिन इस बार इनकी तादाद को बढ़ाकर 11,647 की गई है। इनमें 2 किलोमीटर से ज्यादा पैदल दूरी की वजह से 135 नए मतदान स्थल, 1200 से ज्यादा अधिक मतदाता होने के कारण 500 नए मतदान स्थल बनाए गए हैं। देश में कोरोना का प्रकोप अभी खत्म नहीं हुआ है और अगले साल शुरुआत में उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनाव संपन्न कराना आयोग के लिए किसी परीक्षा से पास करने से कम नहीं है, तो सियासी दलों को चुनावी प्रचार के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। नहीं तो कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन जिस रफ्तार से देश में पैर पसार रहा है, तो जानकार भी जनवरी महीने में इसके पीक पर होने का दावा कर रहे हैं और ऐसे में गाइडलाइन का पालन नहीं हुआ तो इसके परिणाम घातक साबित हो सकते हैं। टाइम टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। चुनावी बेला का रंग अब उत्तराखंड की फिजाओं में पूरी तरह से घुल चुका है। 2022 की बिसात के लिए चुनावी रैलियों को जनसभाओं के साथ चुनावी कार्यक्रम का दौर प्रदेश में जारी है। ऐसे में टिकट की दावेदारी को लेकर भी राजनीतिक दलों ने अपनी कसरत करनी शुरू कर दी है। उम्मीद है कि जनवरी में पहले हफ्ते में कांग्रेस 30 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर देगी। एक रिपोर्ट। 2022 की बिसात के लिए अगले साल शुरुआत में उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। भले ही अभी चुनावी तारीखों का ऐलान ना हुआ हो, लेकिन टिकट की दावेदारी को लेकर राजनीतिक दलों ने कसरत शुरू कर दी है। यूकेडी ने अपने 16 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है, तो उधर जनवरी के पहले हफ्ते में कांग्रेस 30 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर सकती है। एआईसीसी की तरफ से गठित स्क्रीनिंग कमेटी ने राज्य की सभी विधानसभा सीटों के लिए दावेदारी पेश कर रहे दावेदारों के साक्षात्कार पर काम पूरा कर लिया है और रिपोर्ट केंद्रीय चुनाव समिति को अब सौंपी जाएगी। स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अविनाश पांडे के मुताबिक जनवरी पहले हफ्ते में 30 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों को लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी। ऐसे में माना जा रहा है कि पहली लिस्ट में उन्हीं लोगों के नाम शामिल हो सकते हैं जिनका पहले से टिकट तय हो। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी इस बात के संकेत दे चुके हैं कि मौजूदा विधायकों सहित 30 सीटें ऐसी हैं जिन पर लगभग नाम तय हैं, तो कई सीटों पर प्रत्याशियों के चयन के लिए पार्टी को थोड़े और वक्त की जरूरत है। कांग्रेस का दावा है कि इस बार के चुनाव में जनता बीजेपी का सूपड़ा साफ कर हाथ के पंजे को सूबे की सत्ता पर काबिज करेगी। हालांकि बीजेपी की तरफ से प्रत्याशियों के नामों पर अभी सुगबुगाहट ही चल रही है। टिकटों को लेकर दावेदारों के साक्षात्कार के साथ स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकों का दौर खत्म हो गया है। अब पार्टी के भीतर का एक मजबूत तबका चुनाव के समय रहते टिकट तय करने की पैरवी कर रहा है। इसके पीछे एक वजह ये भी है कि प्रत्याशियों के नाम की घोषणा समय पर होने पर उन्हें चुनावी तैयारियां करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। ऐसे में अब जनवरी के पहले हफ्ते में देखना होगा कि हाईकमान ने किसके नाम पर मोहर लगाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम टीवी, देहरादून। 2022 की फिसात में आज हम आपको सहसपुर विधानसभा सीट के सियासी समीकरणों को दिखाएंगे और समझाएंगे कि अब तक क्या कुछ खास रहा है। आपको बताएंगे कि विधानसभा चुनाव में किस पार्टी का इस सीट पर कैसा रिकॉर्ड रहा और किसने किसको मात दी। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। उत्तराखंड की सहसपुर विधानसभा सीट देहरादून में पड़ती है। ये सीट टिहरी गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। 2017 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से बीजेपी के उम्मीदवार सहदेव सिंह पुंडीर विधायक चुने गए। सहसपुर विधानसभा सीट पर पहली बार 2002 में हुए चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी साधु राम विधायक चुने गए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रदीप कुमार को हराया था। वहीं 2007 में हुए विधानसभा चुनाव की तस्वीर को देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राजकुमार विधायक चुने गए। उन्होंने कांग्रेस विधायक साधु राम को हराया। अब बारी आती है 2012 के विधानसभा चुनाव की। इस चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार सहदेव पुंडीर दोबारा विधायक चुने गए। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार आयेंद्र शर्मा को हराया। इस चुनाव में भाजपा के सहदेव सिंह पुंडीर को 26,064 वोट मिले, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार आयेंद्र शर्मा को 20,574 वोट मिले। वहीं तीसरे नंबर पर निर्दलीय उम्मीदवार गुलजार अहमद रहे, जिन्हें 9,699 वोट मिले।
2012 में हुए विधानसभा चुनाव में वोट प्रतिशत को देखा जाए तो बीजेपी का वोट शेयर 31.28% रहा। कांग्रेस का वोट शेयर 24.69% और निर्दलीय उम्मीदवार का वोट शेयर 11.64% रहा। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर एक बार फिर सहदेव सिंह कुंडीर विधायक चुने गए। इस बार उन्होंने कांग्रेस पार्टी के किशोर उपाध्याय को हराया। बीजेपी के सहदेव सिंह को 44,055 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के किशोर उपाध्याय को 25,192 वोट मिले। तीसरे नंबर पर निर्दलीय उम्मीदवार आयेंद्र शर्मा रहे, जिन्हें 21,888 वोट मिले। 2017 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर बीजेपी का वोट शेयर 40.75% रहा। कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर 23.3% और निर्दलीय उम्मीदवार का वोट शेयर 20.25% रहा। सहसपुर विधानसभा सीट के सियासी समीकरणों का विश्लेषण करने के बाद जो सियासी तस्वीर उभर कर निकली है, उसमें भाजपा मजबूत स्थिति में नजर आ रही है, तो निर्दलियों का दबदबा भी इस सीट पर रहा है, जबकि कांग्रेस का प्रदर्शन इस सीट पर ठीक ठाक ही रहा। 2022 की बिसात में सहसपुर विधानसभा सीट से सियासी पार्टियों के उम्मीदवारों का ऐलान बाकी है, लेकिन सीट किसकी झोली में आएगी, इसके लिए इंतजार करना होगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। स्वच्छ भारत अभियान जिसकी शुरुआत हुई थी 2014 में, बड़े बड़े दावे किए गए थे कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत कई जगहों पर जो गंदगी का अंबार देखने को मिलता है और ग्रामीणों को इन समस्याओं से जूझना पड़ता है, शायद वो अब खत्म हो जाएगा, लेकिन हालात अभी भी जस के तस हैं। 2014 के बाद 2021 आने के बावजूद भी कई जगह ऐसी है जहां पर गंदगी का अंबार अभी भी देखने को मिलता है, जिससे बीमारी फैलने का भी खतरा बढ़ जाता है। ऐसी ही एक तस्वीर उभर कर लक्सर से सामने आई है, जहां पर ये बात साबित हो रही है कि स्वच्छता अभियान की पोल कैसी खोली जा सकती है। एक रिपोर्ट। तस्वीरों में हम आपको लक्सर विकासखंड की ग्राम पंचायतों का नजारा दिखा रहे हैं, जहां गंदगी का अंबार जनता के लिए मुसीबत बना हुआ है। नालियां कूड़ेदान में तब्दील हैं और नालियों का पानी सड़कों पर तैर रहा है। गंदगी से क्षेत्र के हालात ऐसे हैं कि सड़क पर चलना भी दूभर है, लेकिन दिन पर दिन बढ़ती गंदगी को देखने वाला शायद ही शासन प्रशासन में कोई हो। ग्रामीणों का कहना है कि गंदगी से छुटकारा दिलाने के लिए कई बार ग्राम प्रधान से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला शायद ही कोई हो। हालात ये है कि सड़ान हुई पड़ी, नालियों में कीड़े चल रहे हैं पूरे, बीमार बच्चे हो रहे हैं। आप बताओ, कोई सफाई नहीं करवाता गाँव के अंदर, बताओ क्या होगा प्रधानों का। जहां ग्रामीण गंदगी से परेशान हैं, तो वहीं दूसरी ओर लक्सर विकासखंड के अधिकारी रमेश नेगी समस्या से अपना पल्ला झाड़ते दिखे। ग्राम पंचायत में हम भी जहाँ गए, लगभग हर गांव में कीचड़ और नालियां भरी पड़ी हैं। तो हमने ग्राम पंचायत विकास अधिकारी जो हमारे हैं, इनसे कह दिया कि जो आगामी बैठकें चल रही है, इसमें सारी जो कार्य योजना बनेगी, पहले ग्राम पंचायत की नालियों की सफाई के लिए बनेगी, और वो पानी कहाँ जाएगा उसके लिए भी आपको वहाँ पर स्थान चयन करना, ताकि वहाँ पर एक तालाब की खुदाई हो सके, ताकि पानी उसमें जमा हो जाए। और हर बार ही शिकायत आ रही है हमारे पास पूरी कि गांव में बाकी कुछ नहीं है, यही है कि गंदगी भरी है, नालियाँ सफाई नहीं हुई है। तो हमने सख्त निर्देश दिए थे ग्राम पंचायत अधिकारी को, अब जो कार्य योजना बनेगी वो पहले नाली सफाई की बनेगी। लक्सर में फैली इस गंदगी से ग्रामीण काफी परेशान नजर आ रहे हैं। ऐसे में उन्हें बीमारी फैलने का भी डर सता रहा है, लेकिन देखना ये होगा कि आला अधिकारी इन ग्रामीणों की सूद कब तक लेते हैं और ग्रामीणों को गंदगी से निजात कब तक मिल पाएगी। लक्सर से टाइम टीवी के लिए फिरोज अहमद की रिपोर्ट। गदरपुर में होने वाले पूर्व सैनिक सम्मान कार्यक्रम को निजी कारणों के चलते कांग्रेस ने स्थगित किया है। कांग्रेस की सोशल मीडिया प्रभारी शिल्पी अरोड़ा ने बताया कि इस कार्यक्रम को पूर्व सैनिकों के सम्मान में किया गया था, साथ ही कोरोना वॉरियर्स को भी सम्मानित करना था, लेकिन निजी कारणों के चलते इसे स्थगित कर दिया गया है और कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। जिस तर्ज पर बांग्लादेश बनने के, जो पाकिस्तान के टुकड़े होने के 50 वर्ष मनाए जा रहे हैं, जिसका पहला कार्यक्रम देहरादून में परेड ग्राउंड में किया, जिसमें राहुल गांधी जी शामिल हुए, उसी तर्ज पर हम यहाँ पर पूर्व सैनिकों को, जो सैनिक परिवार हैं उनको, और बहुत 4-5 बहुत वरिष्ठतम लोग हैं जो 100 साल प्लस के हैं, द्वितीय युद्ध के भी लोग, जो वर्ल्ड वॉर के, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लोग भी हमारी विधानसभा में हैं, उन लोगों को
लक्सर में पुलिस ने एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस को 9.5 ग्राम स्मैक के साथ ही कई चीजें मिली है। फिलहाल आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उसे जेल भेज दिया गया है। 22 दिसंबर को चौकी इंचार्ज सुल्तानपुर अंगूर के द्वारा एक स्मगलर असद निवासी कुन्हारी को पकड़ा गया था, जिसके कब्जे से 9.5 ग्राम अवैध स्मैक और इलेक्ट्रॉनिक तराजू और 2000 रुपये और एक मोबाइल बरामद हुआ था। उसको NDPS एक्ट में उसके खिलाफ केस दर्ज कर उसको गिरफ्तार किया गया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। बागेश्वर पहुंचे सीएम धामी ने कांडा महोत्सव को बताया एकजुटता का प्रतीक। कहा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार कर रही बेहतर प्रयास। दून से दिल्ली तक गूंजा कांग्रेस में मचा घमासान का मुद्दा। हरदा के बयानों के बाद डैमेज कंट्रोल में जुटी कांग्रेस, दिल्ली तलब किए गए दिग्गज। चुनावी माहौल के बीच सियासी घमासान पर बीजेपी का वार। हरदा समेत पार्टी को लिया निशाने पर। कहा, आपसी अंतर्कलह से झटपटाई कांग्रेस। और विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियों में जुटा आयोग। कोरोना के मद्देनजर 135 नए मतदान केंद्र बनाएंगे। 2 किलोमीटर से ज्यादा पैदल नहीं चलेंगे वोटर्स। दो 2025 में जब ये हमारा राज्य जब ये 25 वर्ष का होगा, हम सबकी जिम्मेदारी है कि वो नंबर 1 का उत्तराखंड हो। 19-20 के फेर में ये दुनिया 25 की सोचने वाले हमने कनेक्टिविटी को विकास का मूल मानकर कार्य किया है। इसी का नतीजा है आज उत्तराखंड पर्यटन के मानचित्र पर और अधिक मजबूती के साथ अपनी सदानत छवि को उकेर रहा है। हर क्षेत्र में हम हो आगे, उत्तराखंड हो नंबर 1, मेरा उत्तराखंड हो नंबर 1। 18,000 करोड़ से भी अधिक की विकास योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया जा रहा है, जिसमें दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे भी शामिल है। इस एक्सप्रेस वे के बनने से दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2 घंटे में पूरी की जाएगी। कुछ वर्ष पूर्व ऐसा सोचना भी अकल्पनीय सा लगता था। मौसम से बदलाव है देखे, बीते कल ने आज देखे। पगडंडी में सड़क है देखी, नदियों ने पुल बनते देखे। हर दिन होता सुंदरता समृद्धि का संगम। हर क्षेत्र में हम हो आगे, उत्तराखंड हो नंबर 1, उत्तराखंड हो नंबर 1। जितना भी समय हमारे पास है, उस समय का हम एक एक पल और एक एक क्षण उत्तराखंड की 1 करोड़ 25 लाख जनता को समर्पित कर दिया। हमने इन 4-4.5 महीने के कालखंड में 500 से भी अधिक निर्णय कर दिए। अधिकांश की हमने जो है शासनादेश निकाल दिए। नई दिशा अब नई डगर है, ना मन में कोई अगर मगर है। दृढ़ निश्चय की अगुवाई में एक लक्ष्य पर सबकी नजर है। असंभव को संभव करते वो रखते हैं दम। हर क्षेत्र में हम हो आगे, उत्तराखंड हो नंबर 1, उत्तराखंड हो नंबर 1। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। प्रगति की ओर उत्तराखंड।